हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में लीनियर अलजेब्रा में वेक्टर स्पेस को डिस्कस किया था। मैंने सब स्पेस भी बताई थी, हालांकि सब स्पेस इस साल हटा लिए, थोड़ा सिलेबस कम किया उसमें। और हमने जो वेक्टर स्पेस की जो सब स्पेस होती थी उनके सम की बात की थी, लीनियर सम, रैखिक योग, है ना। रैखिक योग भी एक सदिश समष्टि बनती है। दो आपको वेक्टर सब स्पेस दे दी जाए एस और टी वी की, तो उनको आप ऐड करोगे एस प्लस टी। वो कैसे ऐड करनी है वो आपको बताया था मैंने। तो वो जो एस प्लस टी बनता है वो भी एक वेक्टर स्पेस ही बनता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, और हमने ये भी देखा था लीनियर जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, रैखिक संचय। लीनियर स्पान देखा था, रैखिक जो उसे बोलते थे विस्तृति, हम उसे सब स्पेस स्पैन्ड बाय एस भी बोलते थे। कोई आपको सबसेट मिलता था एस, उसके द्वारा जनरेटेड सब स्पेस एल एस, है ना। वैसे लीनियर स्पान नाम था, एक दूसरा नाम भी था कि एस से जनित सदिश उप समष्टि या सदिश समष्टि, है ना। लीनियर स्पान जो लीनियर स्पान ऑफ एस बोलेंगे या बोलेंगे स्पेस स्पैन्ड बाय एस, एस के द्वारा जनित समष्टि। मैंने इसमें काफ़ी तुम्हें बताए थे कि एस और एस सबसेट और टी का, तो एल एस भी सबसेट आ जाता है एल टी का। और एक बार एल लगाने के बाद फिर वो व्यर्थ सा ही होता है कि नहीं, एल एस इक्वल टू होता है एल एस। लीनियर कॉम्बिनेशन एस का ले लिया आपने, और लीनियर कॉम्बिनेशन आपने एस का लेके फिर दोबारा उसका लीनियर कॉम्बिनेशन रहे तो कोई अंतर नहीं होता, वो सेम रहता है। ये एक्चुअल में इसलिए होता है कि कोई, मैंने ये भी बताया था कि कोई स्पेस जब आप ले लेते हो, वेक्टर स्पेस, मान लो V की सब स्पेस है S, वेक्टर सब स्पेस बोल लो, तो इसका लीनियर स्पान S ही बना रहता है। जब सब स्पेस का आप जब लीनियर स्पान निकालते हो तो वो सेम आता है, वही आ जाता है। तो एल एस इक्वल टू एस। और फिर मैंने तो ये बताया ही था कि कोई सबसेट हो V का, उसके लिए तुम लीनियर स्पान निकालोगे, वो सब स्पेस आएगी। तो जो लीनियर स्पान है एल एस है, वो सब स्पेस बन जाता है, और सब स्पेस बन जाता है तो फिर एल लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका लीनियर स्पान वो सेम बना रहता है। तो एल एस जब सब स्पेस बन गया है तो उस पर फिर एल लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एल एस ही आता रहेगा, चाहे कितनी बार लगाओ आप, ठीक है। ये हमने कुछ प्रॉपर्टी इनकी पढ़ी थी। वैसे मैंने लीनियर स्पान को ही बताया था कि जो एस के जो एलिमेंट हैं उनसे क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन, उनको इकट्ठा करके एक सेट बना दो, उससे बोलते हैं एल एस। एल एस की मैंने दूसरी परिभाषा भी ये दी थी आपको, जो प्रूफ कर रहे हैं, ये थ्योरम है एक छोटी सी, है ना। देखो क्या है, यदि एस सदिश समष्टि V ओवर एफ, ये एफ के ऊपर है, सदिश समष्टि वी एफ का उप समुच्चय हो, रिक्त भी हो सकता है ना, कोई भी सबसेट है ये, एम्प्टी हो चाहे नॉन एम्प्टी हो, सदिश समष्टि वी एफ का एक उप समुच्चय हो, तो एल एस एस को समाहित करने वाली V की न्यूनतम उपसमष्टि होती है। ये थ्योरम है। इस आधार पर ही हमने बताया था कि एल फाई क्या आता है, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट तो होता नहीं है, तो एल फाई ये आ जाता है, क्योंकि सबसे छोटी ऐसी वेक्टर स्पेस तो यही बन सकती है ना। जो भी हम नोटेशन दें यहाँ प्लस सर्कल जो भी दें कि फाई को कंटेन करने वाली, फाई को तो सब कंटेन करेंगे, और ये वेक्टर स्पेस बन ही जाता है। जो भी उसमें एडिशन दे रखा है, वेक्टर एडिशन, उसका यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट रख दो, जिसे हम जीरो वेक्टर बोलते हैं। वो यदि आपने रख दिया तो वो सेट क्या बना लेता है, हमेशा उस फील्ड पर वेक्टर स्पेस बना लेता है। तो ये वेक्टर सब स्पेस ऐसी है V की जो छोटी से छोटी है, जो फाई को रखती है, क्योंकि फाई को तो सब रखेंगी, क्योंकि ये सबसे छोटी है, तो इसलिए एल फाई आ जाता है। मतलब एस को कंटेन करनी चाहिए और वो V की न्यूनतम उपसमष्टि होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एस की सारी उपसमष्टि लिख लेंगे, फिर उनमें से वो टिक कर लेंगे, कौन सी, जिनमें एस होगा, और उनमें से सबसे छोटी छांट लेंगे। सबसे छोटी मीन जो सब में कंटेन होगी, जिसके एलिमेंट सब में आ जाएंगे, ठीक है, वो होती है। ये डेफिनेशन मैंने तुम्हें बताई थी। अब हम इसको थ्योरम्स के थ्रू से प्रूफ कर देते हैं कि कैसे, ठीक है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इसे। और यहाँ तो तुम्हें थ्योरम्स के सारे रिजल्ट रखने हैं, सारे A to Z।
देखो इसका प्रूफ, इसमें खास 3 बातें हैं प्रूव करने की। सबसे पहला तो ये है कि एलएस को उपसमष्टि दिखाओ, पहला टास्क तो ये है कि सब स्पेस दिखाओ। दूसरा टास्क ये है कि वो एस को रखता है अपने अंदर, ये दिखाओ कि एलएस में एस आ जाता है, समाहित करता है, उपसमष्टि है, एस को कंटेन करती है। और फिर थर्ड है स्मॉलेस्ट दिखाओ, न्यूनतम, है ना। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, इफ एस इज अ सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ देन एलएस इज अ स्मॉलेस्ट सब स्पेस ऑफ वी कंटेनिंग एस। ठीक है, 3 चीजें हैं, सब स्पेस दिखाना है, एस में कंटेन है, एस एलएस में कंटेन है दिखाना है, और स्मॉलेस्ट दिखाना है। सब स्पेस किसको दिखाना है? एलएस को। तो देखो प्रूव करते हैं। तो सब स्पेस दिखाने के लिए मैंने तुम्हें क्या बताया था कि कोई भी हम फील्ड के 2 एलिमेंट उठाएं और कोई भी 2 एलिमेंट वेक्टर स्पेस के उठाएं, फोर ऑल है सबके लिए क्या होना चाहिए? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई किस में आना चाहिए? जिसको आप सब स्पेस दिखाना चाहते हो। मान लो यू को दिखा रहे हैं, एलएस को दिखा रहे हैं, तो ये एलएस में से उठाओ, एलएस में आनी चाहिए, वी में नहीं, एलएस में। जिसको सब स्पेस दिखा रहे हैं उसके कोई भी 2 एलिमेंट मतलब वेक्टर और फील्ड के 2 स्केलर आदिश, तो उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन है अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, वो किस में आ जाना चाहिए? जिसको आप सब स्पेस दिखा रहे हैं उसमें आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम दिखाएंगे इसको सब स्पेस। ठीक है, तो सर्वप्रथम लिख लो, सर्वप्रथम हम सिद्ध करेंगे कि एलएस वी की उपसमष्टि है। फर्स्टली वी विल प्रूव एलएस वी वेक्टर सब स्पेस ऑफ वी। ठीक है, उपसमष्टि है। तो इसके लिए मान लो वी पे भी यहां भी लगा दो, भले एफ ऐसे एक बार लग रहा है। इसके लिए मान लो, माना एक्स वाई बिलोंग्स टू एलएस, कि एक्स और वाई तो 2 वेक्टर हैं एलएस के, मैंने बताया था 2 वेक्टर लेंगे उसके और 2 स्केलर लेंगे, तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ। ये कोई जानकार तो लिए नहीं है, ऐसे उठा लिए, मतलब आर्बिट्रेरी है। तो मतलब इनके लिए जो कथन आएगा निकल के, जो स्टेटमेंट निकल के आएगा वो सबके लिए आएगा। तो आगे एक्स वाई बिलोंग्स टू एलएस और अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ, ये ले लिए। अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, ये बनेगा। मुझे ही वो एलएस में लाना है। ठीक है, अब देखना, चूंकि तुम कह रहे हो कि एक्स एलएस में है, मेरी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एलएस क्या होता है? मैं कह रहा था, मैं रियल में भी ये बात कह रहा हूं, जैसे हम क्लोज्ड ओपन की कुछ थ्योरम्स प्रूव करते हैं, तो जैसे हमारे पास 2 स्टेटमेंट होते हैं ना, तो एक स्टेटमेंट प्रूव कर रहे होते हैं तो दूसरा यूज कर लेते हैं, दूसरा प्रूव कर रहे होते हैं तो पहला यूज कर लेते हैं। तो मैं एलएस की ये डेफिनेशन प्रूव कर रहा हूं, तो मैंने 2 डेफिनेशन बताई आपको एलएस की, लीनियर स्पान की। एक तो ये और एक बताइए क्या? सारे लीनियर कॉम्बिनेशंस का सेट होता है एलएस। कोई आपको एस सेट दे रहा है, उसमें कुछ वेक्टर्स होंगे 100 200 500 1000 करोड़। ठीक है, उनके जो जो लीनियर कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं वो इकट्ठे करो और एक सेट बनाओ, उस सेट को बोलते हैं एलएस। बाद में हमें पता चलता है कि वो तो ये आता है, तो अब इसे प्रूव कर रहे हैं तो ये तो काम में आएगा नहीं। तो अब हम 2 डेफिनेशन यूज कर रहे हैं कि तुम कह रहे हो कि एक्स लीनियर स्पान ऑफ एस में आ जाएगा, एक्स एस की एक घातीय विस्तृति में आ जाएगा। तो इसका मीन ये है कि एक्स एस के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा, क्योंकि एलएस में कौन रखे हैं? एलएस में तो एस के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो रखे हैं। तो फिर एक्स एस के अवयवों का क्या होना चाहिए? लीनियर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो फिर मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज देयर एग्जिट अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ, आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, है ना। और चलो अभी आई रनिंग फ्रॉम 1 to n मत करो, है ना, ये नहीं पता कि कितने एलिमेंट है इसमें, इनफाइनाइट भी हो सकता है, एस में इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकते हैं। लिख दो देयर एग्जिट अल्फा आई बिलोंग्स टू एफ सच दैट कि एक्स ऐसे लिख जाएगा समेशन अल्फा आई एक्स आई, है ना, जहां वेयर एक्स आई बिलोंग्स टू एस। मतलब एक्स एस के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा, ये पक्की बात है। एलएस में कब गया है? जब एस के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा। और एस के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन कैसा होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन यही तो बताया था मैंने, वेक्टर है अल्फा 1
x1 प्लस अल्फा 2 x2। वेक्टर भले ही आप वी आई से दिखाना चाहो तो वी आई से दिखा लो या वी आई कर दो, वी आई बिलोंग्स टू एस। ठीक है, हो गया कि ऐसे स्केलर्स मिल जाएंगे कि उन स्केलर्स को आप वी आई में लगाओगे, अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3, ये समीशन का इसमें बराबर जोड़ोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, x के। अब इसमें ये कंफर्म नहीं है कि s फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इसलिए यहाँ मैं नहीं लगा रहा। नहीं, यदि हमें कोई ये इन्फॉर्मेशन दे दे कि s में n ही एलिमेंट है vn तक, तो हम यहाँ i रनिंग फ्रॉम 1 to n भी कर देंगे, हर जगह यहाँ भी कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे और यहाँ तो कराई देंगे। ठीक है, वो हमें पता नहीं फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, इसलिए ऐसे ही छोड़ दो। तथा y भी ls में है तो सेम कहानी, ये भी लीनियर कॉम्बिनेशन रहा होगा, तो दिस इंप्लाइज बीटा आई बिलोंग्स टू f सच दैट कि y किसके बराबर आ जाएगा, समीशन बीटा आई वी आई, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन तो s के अवयवों का है ना, तो वो तो वी आई ही रहेगा वहां, तो जहां वी आई बिलोंग्स टू s। तो x और y ls में है, इसका मतलब x और y s के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन रहे होंगे। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेशन किस पे करनी है, नाउ अल्फा x प्लस बीटा वाई पे बात करनी थी मुझे, तो मुझे ये दिखाना था ls में। देखते हैं, अल्फा x का मान कितना है, समेशन अल्फा आई वी आई, प्लस बीटा वाई का मान कितना है, समेशन बीटा आई वी आई। अब तुम्हें पता है ये तो, इसमें तो आई है ही नहीं, समेशन किस पे लग रहा है, आई पे, समेशन तो आई पे लग रहा है ना, तो समेशन आई पे लग रहा है, तो ये तो अल्फा तो आई से फ्री है ना, इसमें आई है ही नहीं, तो चाहे इसे समेशन के अंदर रखो चाहे बाहर रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे हो जाएगा समेशन अल्फा अल्फा आई वी आई प्लस समेशन बीटा बीटा आई वी आई, ऐसे बीटा चला जाएगा अंदर। अब ये समेशन सेम रहा होगा क्योंकि ये वी आई तो एस के अवयव है ना, तो ये आई रनिंग पूरा 1 to n है, तो ये भी 1 to n है, ये 1 to इन्फिनिटी है, इन्फिनिट टर्म है उसमें, तो इन्फिनिट वेक्टर है इसमें, तो ये भी 1 to इन्फिनिटी है, फिर दोनों 1 to इन्फिनिटी गई, तो ये बन जाएगा इक्वल टू समेशन आई रनिंग फ्रॉम 1 to, मत लगाओ, ये तो ये अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई और यहां आ जाएगा वी आई। ठीक है, समेशन एक बार लगा दिया, अल्फा अल्फा आई, यहां से बीटा बीटा आई और वी आई कॉमन ले लिया। अब देखो, क्योंकि अल्फा अल्फा आई और बीटा बीटा आई सब एफ के हैं, तो इसलिए अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई किस में होगा, एफ में, क्योंकि एफ तो क्लोज होता है डॉट और किसके लिए, डॉट के लिए और प्लस के लिए, तो अल्फा और अल्फा आई एफ के अवयव में इनका गुणा, बीटा बीटा आई एफ के अवयव इनका गुणा, और इनका सम करोगे तो अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई बिलोंग्स टू एफ, एफ में ही आएगा। तो ये एफ का अवयव है और ये वी आई एस का है, तो ये क्या हो गया, एस के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं हो गया, ये हो गया ना। तो दिस इंप्लाई, जब ये एफ का है तो समेशन अल्फा अल्फा आई प्लस बीटा बीटा आई, इसमें वी आई लगाओगे तो किसका हो जाएगा, एल एस का, क्योंकि सारे जो वी आई हैं वो किसके हैं, एस के, तो लीनियर कॉम्बिनेशन बन गया एस के अवयवों का, और एस के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन तो एल एस में मिल जाता है, तो बिलोंग्स टू एल एस, ये एल एस में आ गया, और इसकी ही तो वैल्यू किसके बराबर है, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई की। दिस इंप्लाइज अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई बिलोंग्स टू एल एस। ये किसके लिए हुआ है, इन सब के लिए, कोई जानकार थोड़ी थी, तो लगा दो फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एस, सॉरी एल एस, कि एल एस के कोई भी दो वेक्टर उठा लो, फील्ड के कोई भी दो स्केलर उठा लो, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप लेते हो तो एल एस में ही आ रहा है। इससे पता चल रहा है कि एल एस क्या है, वी की उपसमष्टि है। ये मतलब यहां तक का जो पोर्शन है ये उसमें भी काम करेगा, आपके लिए ऐसे भी आ सकती है थ्योरम कि सिद्ध कीजिए कोई उपसमुच्चय है, मतलब यहां तक एस उपसमष्टि वी का एक उपसमुच्चय हो तो एल एस वी की उपसमष्टि होती है, मतलब इतना रिजल्ट बस आपके लिए आ सकता है, मतलब सब स्पेस प्रूव करवा ले। कोई भी आपको सबसेट मिलता है उसका जो लीनियर स्पान है वो हमेशा क्या बनता है, सब स्पेस, ये हमने यहां तक प्रूव कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये एस को अपने अंदर रखता है, तो मैं बता रहा हूं जैसे कि मुझे एस को सबसेट प्रूव करना है एल एस का, तो मैं बार बार कहता आया हूं कि कैसे प्रूव करते हैं सबसेट, इसमें कोई एलिमेंट लेके चलते हैं उसे इसमें दिखा देते हैं, है ना। माना
कोई मैंने अवयव माना u s में, ठीक है, और चूंकि u को तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 इंटू यू, इंटू मत लगाओ, हम कहीं नहीं लगा रहे, तो वैसे 1 इंटू यू है। अब 1 इंटू यू है तो इसका मतलब क्या है, एल एस में चला गया, क्यों, 1 किसका है, एफ का, फील्ड का एलिमेंट है। तो ये एस का तुमने अवयव उठाया और एस के अवयव का ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन, रैखिक संचय। रैखिक संचय कैसे कहते हैं, फील्ड के एलिमेंट और वेक्टर्स आपस में गुणा हो रहे हैं और बाद में जुड़ रहे हो, तो इसमें नहीं जुड़ रहे हम कोई और, 1 इंटू यू, ये यू का लीनियर कॉम्बिनेशन है, और यू किसका है, एस का। तो यू एस में ले रहे हो तो 1 इंटू यू एल एस में तुरंत से जा रहा है, 1 इंटू यू मतलब यू ही जा रहा है ना। भले ही आप ये लगा सकते हो यू एस का स्विच अवयव है, और अच्छा करो तो लेट यू बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ एस। तो यू किस में आ गया, एल एस में, मतलब कोई भी आप एस का आर्बिट्ररी एलिमेंट ले रहे हो वो तुरंत किस में चला जाएगा, एल एस में, है ना। तो दिस इंप्लाइज एस इज द सबसेट ऑफ एल एस, कि एस के सब अवयव कहाँ आ रहे हैं, एल एस में, तो एस सबसेट है एल एस का। तो ये भी प्रूफ हो गया, समाहित भी करती है एस को, उपसमष्टि भी है। अब स्मॉलेस्ट प्रूफ कराना है, क्या कराना है, स्मॉलेस्ट। ये सीख लो, स्मॉलेस्ट कैसे प्रूफ कराते हैं, कि सबसे छोटी है और सबसे बड़ी कैसे प्रूफ कराते हैं, है ना, सबसे छोटा होना और सबसे बड़ा होना वो कैसे करते हैं। तो देखो अब हम सिद्ध करेंगे, नाउ वी विल प्रूफ, अब हम सिद्ध करेंगे कि एल एस को अंतर्विष्ट करने वाली V की न्यूनतम उपसमष्टि है। ठीक है, कैसी है, न्यूनतम उपसमष्टि। तो इस न्यूनतम और अधिकतम को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, उस जैसा एक और मानते हैं, उस जैसा एक और मानते हैं, बताऊंगा उस पर क्या लॉजिक है। उस जैसा एक और मानो, तो मान लो एल एस क्या कर रहा है, एस को अंतर्विष्ट कर रहा है, तो मान लो V की एक उपसमष्टि W, उसे W नाम दे दो, एस को अंतर्विष्ट करती है, मतलब उसमें से स्मॉलेस्ट है या लार्जेस्ट है वो हटा के सब कुछ वो मान दो कि वी एस को अंतर्विष्ट भी करती है, और ये वी एल एस वी की उपसमष्टि थी तो ये भी वी की उपसमष्टि है, एस को अंतर्विष्ट करती है। ठीक, अब यदि तुम्हें न्यूनतम प्रूफ करना है, स्मॉलेस्ट प्रूफ करना है, तो तुम चाह रहे हो ये स्मॉलेस्ट है, मतलब सबसे छोटी यही है जो एस को अंतर्विष्ट करती है। अब हमने क्या किया, मैंने एक और मानी जो एस को अंतर्विष्ट करती है, तो तुम ये प्रूव कर दो कि एल एस से बड़ी है ये डब्ल्यू, मतलब एल एस को सबसेट दिखा दोगे इसका डब्ल्यू का। तो इसका मीन क्या निकलेगा कि तुम कोई भी सब स्पेस ऐसी लोगे जो एस को अंतर्विष्ट करती है, कोई भी लोगे, मैंने डब्ल्यू ली तो डब्ल्यू ने क्या बना लिया, एल एस को सबसेट, तो कोई भी लोगे वो एल एस को क्या बना लेगी, सबसेट बना लेगी। तो एल एस को सबसेट बना लेगी हर वेक्टर सब स्पेस, तो इसका मतलब एल एस कैसी है, छोटी से छोटी है फिर, है ना, सबसे छोटी यही है क्योंकि सब में आ जाती है जाके, कोई भी मान रहा हूं मैं तुरंत उसका क्या बनेगी, वो सबसेट, तो छोटी यही रही ना। ऐसे ही यदि तुम्हें लार्जेस्ट प्रूव करनी है कि वो सबसे बड़ी है, कभी काम पड़ जाए सबसे बड़ा सेट का सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट, ऐसे सेट प्रूव करना, सब स्पेस प्रूव करना, तो यही तरीका होता है सबसेट वाला। तो फिर कैसे प्रूव करेंगे, फिर हम ये प्रूव करते, मान लो एल एस को लार्जेस्ट लाना होता तो फिर हम ये दिखाते कि डब्ल्यू इसमें आ जाएगा, फिर डब्ल्यू को सबसेट बना देंगे। मतलब जो भी तुम मान रहे हो, तुम कोई भी ऐसी सब स्पेस लो रहे हो जो एस को अपने अंदर रख रही है, वो एल एस में आ रही है, इसको मतलब सबसे बड़ी कौन है, एल एस, क्योंकि कोई भी तुम ले रहे हो वो तुरंत एल एस में आ रही है, सबसे बड़ी एल एस है। ठीक है, हालांकि हमें यहां स्मॉलेस्ट प्रूव करना है तो उस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एस को अंतर्विष्ट करने वाली न्यूनतम उपसमष्टि हमें एल एस को दिखाना है, तो हमने एक और सब स्पेस मानी डब्ल्यू जो एस को तो अंतर्विष्ट करती है ये। ठीक है, अब देखना छोटा सा लॉजिक, क्योंकि डब्ल्यू एस को अंतर्विष्ट करती है ही तुम कह रहे हो, ठीक है, बराबर भी हो सकती है,
तथा W सदिश योग एवं अदिश गुणा। आपको याद है मैंने वेक्टर सबस्पेस की डेफिनेशन बताई थी, तब बताया था कि कोई भी सबसेट तुम ले रहे हो नॉन एम्प्टी, तो वो यदि वेक्टर एडिशन और स्केलर प्रोडक्ट बस इनके लिए क्लोज्ड हो जाता है तो सबस्पेस बन जाता है। बस दो ही बात कही थी। अभी तो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई करते हैं, क्योंकि अल्फा इंटू एक्स करते हैं तो स्केलर प्रोडक्ट आ गया, वो अलग बात है, उसमें दो बार स्केलर प्रोडक्ट होता है, बीटा इंटू वाई, वो भी स्केलर प्रोडक्ट है। क्योंकि ये अल्फा एक्स ये वेक्टर आ रहा है, बीटा वाई ये वेक्टर आ रहा है, इनका सम अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई तुम कह रहे हो उसी में आए, तो तुम यही काम तो कर रहे हो। जब तुमने 2 स्टेप टेस्ट में ये कहा था कि दो वेक्टर उठाएं एक्स वाई, तो एक्स प्लस वाई उसमें ही आ जाना चाहिए, और एक स्केलर अल्फा एक इस वेक्टर एक्स उठाएं तो अल्फा इंटू एक्स उस वेक्टर जो स्पेस सब स्पेस आप प्रूव कर रहे हो उसमें आ जाना चाहिए। वो 2 स्टेप टेस्ट हो रहा था। तो बस मतलब बस यही था कि एक अदिश गुणा के लिए रिजल्ट है, एक उसके लिए सदिश योग के लिए। अब चूंकि S को W कंटेन करता है, W सदिश योग तथा अदिश गुणा के लिए समर्थ है, एंड W इज अ क्लोज्ड फॉर स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर मल्टीप्ली स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर एडिशन, इनके लिए क्लोज्ड है। दिस इंप्लाइज, जब इसके लिए क्लोज्ड है और S पूरा पूरा इसमें आ रहा है, तो यहां से ये तो पता चल रहा है कि LS LW में आ जाएगा। ये तो हमने पढ़ ही रखा है कि S यदि W का सबसेट है तो LS LW का सबसेट हो जाएगा, और W तो सदिश योग और अदिश गुणा के लिए समर्थ है, तो सदिश योग और अदिश गुणा के लिए समर्थ है, तो LW तो W ही बन जाएगा, LW तो W ही बन जाएगा। मैंने खुद बताया तुम्हें कि W सदिश समष्टि हो तो LW W ही आ जाता है। इस बात को भी छोड़ दो भले ही, अब बस ये लिख दो W सदिश समष्टि है तो LW क्या आ जाएगा W, क्योंकि सदिश समष्टि है तो LSS आता है ना। याद ये लिख रही है तो ये भी इसी को दर्शा रही है कि सदिश योग और अदिश गुणा के लिए कोई समर्थ होता है तो उस सेट का जो लीनियर स्पान है वो ही खुद आता है, क्योंकि ये डेफिनेशन ही सब स्पेस की है, दो बातें ही बस। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि LS सबसेट है इसका और ये बराबर है W के, मतलब LS W का सबसेट है। तो इससे अब क्या पता चला कि मैं कोई भी उठा रहा हूं वो तुरंत LS को क्या बना रही है, अपना सबसेट, मतलब वो LS को भी रखती है। तो सबसे छोटी कौन रही फिर, LS जो भी तुम ले रहे हो उससे भी छोटी हो जाती है। तो दिस इंप्लाइज LS S को अंतर्विष्ट करने वाली न्यूनतम उपसमष्टि है। ठीक है, ये थ्योरम, इसमें 3 बातें थी। सबसे पहले सब स्पेस प्रूव करना, दूसरी S को अपने अंदर रखती है, और तीसरी कि स्मॉलेस्ट प्रूव करना। स्मॉलेस्ट में बहुत छोटा सा रिजल्ट है, कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए। देखिए हमने फिर लीनियर कॉम्बिनेशन पे डिपेंड हमने काफ़ी सवाल प्रीवियस लेक्चर में किए थे, और लीनियर स्पान लीनियर कॉम्बिनेशन इनकी चर्चा हुई। ठीक है, अब इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चन हैं, तो आपने किए होंगे सारे क्वेश्चन, मैंने करवाए भी थे, क्वेश्चन बताए थे कैसे करने। सी एक्सरसाइज में 8th क्वेश्चन है कि ये कह रहा है U है sin स्क्वायर एक्स, एक वेक्टर तो ये है, और V है cos स्क्वायर एक्स। तो पूछ रहा है निम्न में से कौन से U ये दे रखा है, V ये दे रखा है, से विस्तृति समष्टि में अंतर्विष्ट है। मतलब आपको ये बताना है कि S यदि ये माना जाए U और V वाला सेट, तो LS में इनमें से कौन कौन सा है। मतलब पहला ऑप्शन ऐसे समझ लो, 4 ऑप्शन कर लो इन्हें कि ये है क्या LS में, कौन सा अंतर्विष्ट है। दूसरा cos x है क्या LS में, तीसरा cos 2x है क्या LS में। ये क्वेश्चन है उसके, मतलब उसने ऐसे नहीं लिखे, मैं अपनी लैंग्वेज में व्यक्त कर रहा हूं। वो पूछ तो ये रहा है कि S से विस्तृति समष्टि में अंतर्विष्ट है, लेकिन मुझे पता है कि S से जो स्पेस स्पान होती है उसको ही मैं क्या नाम देता हूँ, LS। तो उसे 4 दिए, उनमें से पूछ रहा कौन कौन से हैं, तो मुझे ये बताना है इनमें से कौन कौन से सही हैं। 7 + x क्यू LS में आ जाएगा क्या, cos x आ जाएगा क्या, cos 2x आ जाएगा क्या, 1 आ जाएगा क्या। ठीक है, अब तुम ये देख पा रहे होंगे कि 7 + x क्यू तुम कभी नहीं बना सकते C और B से, sin स्क्वायर x से और cos स्क्वायर x से कभी भी नहीं बना सकते।
तो मैं दिखा सकता हूँ ये हमारे रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन, तो जो वेक्टर, ये जो वेक्टर है वो रियल फंक्शन है, तो फील्ड क्या रहा होगा हमारा, रियल नंबर्स। ये फील्ड रहता है कॉमन यदि हमें नहीं पता हो तो रियल नंबर्स का। तो मैं ये कह सकता हूँ फर्स्ट में कि देयर डज नॉट एग्जिट, ऐसे नहीं है, ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर्स आर, या फिर आप यहाँ और कह के फील्ड लगा सकते हो एफ, सच दैट, किस प्रकार नहीं है कि मैं ए लगाऊं साइन स्क्वायर एक्स में और बी लगाऊं कॉस स्क्वायर एक्स में, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन योर बी का, तो वो 7 + x³ आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। देयर डज नॉट एग्जिट, ऐसी नहीं है कोई रियल नंबर इस दुनिया में, या इस रियल नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं फील्ड कि इनको यहाँ लगाएं तो ये आ जाए। समझ पा रहे हो तुम, कभी भी नहीं आएगा। देख लो आप कब कैसे आप इससे x³ बना दोगे, x की 3 पावर कैसे बना दोगे आप साइन स्क्वायर एक्स क्रॉस स्क्वायर एक्स, कभी भी नहीं बना सकते। x की 3 पावर बनानी है तो x में ही कुछ पावर चाहिए, और वो भी 3 पावर वाला टर्म चाहिएगा तभी बनेगी, जोड़ के और स्केलर्स का गुणा करके तभी बनेगी। आप कभी भी x² में और x में और 1 है, आपके पास 3 है, आप इसमें छूट दे दी जाए कि आप इसमें गुणा कर सकते हो स्केलर्स का, x का नहीं, स्केलर्स का। मान लो इसमें आपने 7 का कर लिया, इसमें 6 का कर लिया, इसमें -3 का कर लिया, और अब जोड़ लो, क्या कभी x³ टाइप का कोई फंक्शन बन जाएगा, या कुछ भी हो, चलो x³ टाइप का बन जाएगा, नहीं बनेगा, क्योंकि हम पावर्स में हम x का गुणा थोड़ी कर सकते हैं ऐसे, x² से कैसे x³ बनेगा, क्योंकि हम गुणा स्केलर्स का ही कर रहे हैं, बस वेक्टर्स का नहीं कर रहे। तो साइन स्क्वायर एक्स में 1/sin स्क्वायर एक्स का गुणा को थोड़ी करोगे जो तुम इसे 1 बना रहे हो, ठीक है। सोचो तो ये 7 कैसे आएगा, x³ कैसे आएगा, नहीं आ सकता कभी भी। तो इसलिए हम कह रहे हैं देयर डज नॉट एग्जिट, ए बी बिलोंग्स टू आर और फील्ड, जो भी आप कह रहे हो, सच दैट ये आ जाए। दिस इम्प्लाइज कि जो 7 + x³ है वो डजंट बिलोंग्स टू LS, वो फिर LS में नहीं है, क्योंकि LS में क्या आते हैं, S के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन। इसे आप भले ही AU + B भी लिख लो एक बार, AU B, तो S के अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा रहा है, ऐसे नहीं मिल रहे फील्ड के एलिमेंट, ठीक है। तो इसलिए ये सही नहीं है, ये गलत है कि ये तो नहीं है LS में, है ना। दूसरा देखते हैं cos x, कैसे cos x बन जाएगा, आप सोच के देखो। सच दैट वो लिख देंगे ऊपर, देयर एग्जिट के देयर डज नॉट एग्जिट वो देख लेंगे, बिलोंग्स टू R, या फील्ड कह सकते हो F, सच दैट AU + BB क्या रहेगा, A sin स्क्वायर एक्स + B cos स्क्वायर एक्स, और यहां लाना क्या है आपको, cos x। कैसे मिल जाएंगे कि A sin स्क्वायर एक्स और B cos स्क्वायर एक्स, A और B के ऐसे मान 2 मिल जाएंगे, किससे cos आ जाए। अब यहां cos स्क्वायर है तो इससे cos आएगा, जब भी cos से डिवाइड करें तुम, तो cos तो अलाउ है नहीं है, तो आपको कोई रियल नंबर लेनी है भी, है ना। चलो इसको 0 लेते दिए 1/cos हो जाता जब आ सकता था, लेकिन ये अलाउ नहीं है। यहाँ साइन स्क्वायर से तुम कैसे बनाओगे, क्योंकि ये तो रियल नंबर्स है, तो तुम इसमें रियल नंबर का किसी गुणा करके, इसमें रियल नंबर किसी गुणा करके, और उनको बाद में जोड़ के कभी भी cos नहीं बना सकते, कभी भी नहीं। तो देयर डज नॉट एग्जिट, ऐसे नहीं है, नहीं है। तो फिर दिस इम्प्लाइज जो आपका cos x है वो आपके LS में नहीं आ रहा, इन 2 वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन से नहीं बन रहा, तो मतलब LS में नहीं आ रहा, क्योंकि S में 2 ही वेक्टर है। थर्ड वन जो है वो cos 2x है। अब तुम कह सकते हो देयर एग्जिट, ऐसे मिल जाते हैं, देख लो। हम मुझे क्या लाना है, cos 2x ही लाना है ना, किससे, cos स्क्वायर से लाना है और sin स्क्वायर से लाना है। तो आपको सीधा पता है cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x 1 होता है, तो मैंने यहाँ 1 ले लिया और यहाँ -1 ले लिया, तो मैं कह सकता हूँ देयर एग्जिट 1 - 1 बिलोंग्स टू F सच दैट, मतलब ये आ गया 1, इसको U माना मैंने, ये V है, और +-1 ये U है। तो V और U के लीनियर कॉम्बिनेशन से कौन बन गया, cos 2x बन गया, cos स्क्वायर x - sin स्क्वायर x सूत्र है मेरे पास, तो बन गया ना। बस मैंने cos और sin में किसका गुणा किया, सिर्फ रियल नंबर्स का, स्केलर्स का, और किसी का नहीं किया, और जोड़ दिए, देख लो, तो बन गया। तो इसका मतलब देयर एग्जिट है, तो दिस इंप्लाइज cos 2x आपके लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा, LS में आ जाएगा, लीनियर स्पान में। और ऐसे ही आपको पता है 1 भी आ जाएगा, क्योंकि cos स्क्वायर x + sin स्क्वायर x क्या होता है 1, तब आपको 1 1 ही लेने पड़ेंगे, तो ये आपको ये हटाना पड़ेगा।
ऐसे दिखाना पड़ेगा 1u + 1v, तो बना जाता है। तो ये इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन में आ जाएगा। तो ये गलत है, ये सही है, ये सही है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे इनके लीनियर कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। अब हमें इसमें लीनियर अलजेब्रा में एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देने वाला टॉपिक है वेक्टर्स के बारे में। ये पहचानते हैं, उनको नाम दिया जाता है कि ये एक घाती स्वतंत्र है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, या लीनियरली डिपेंडेंट है, या एक घाती परतंत्र है। ये बहुत बड़ा योगदान देता है, काफ़ी चीज़ें इस पर डिपेंड है, काफ़ी थ्योरम्स में इसका यूज आएगा, और ये तुम्हें सीखना अनिवार्य भी है लीनियर अलजेब्रा पढ़ने के लिए, बहुत ज़्यादा। देखो क्या है, एक तो है एक घाती स्वतंत्रता, है ना, लिख देता हूं लीनियरली इंडिपेंडेंट, और एक है एक घाती परतंत्रता, लीनियरली डिपेंडेंट। एक घाती स्वतंत्रता और एक घाती परतंत्रता। ठीक है, देखिए कोई आपको सदिश समष्टि दी जाएगी वीएफ, उसमें एक सदिश समष्टि में पूरा हम लीनियर अलजेब्रा पढ़ते हैं, एक वेक्टर स्पेस में चल रहा होता है किसी न किसी में। तो मैं यहां लिखता हूं कि माना एस सदिश समष्टि V, और ये किसी फील्ड पर बनती है ओवर F का एक अरिक्त, एक तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, एवं परिमित उपसमुच्चय है। और इसको और ज़्यादा वेरीफाई करने के लिए अरिक्त और परिमित को यहाँ लिख भी सकते हैं, V1 V2 एंड सो ऑन Vn। माना लेट S इक्वल टू V1 V2 Vn एंड सो ऑन, ये है ना, एंड सो ऑन Vn via non-empty and finite subset of वेक्टर स्पेस V over F। ठीक है, अरिक्त है और परिमित है, उपसमुच्चय है। ठीक है, ये सेम यहां कॉपी करना है आपको, है ना, सेम जहां कहां चेंज करना है वो बताऊंगा। एस एक घाती स्वतंत्र कहलाता है यदि α1 V1 प्लस α2 V2 एंड सो ऑन αn Vn इज इक्वल टू 0। ये 0 वेक्टर है ना, V का है एलिमेंट, 0 अदिश नहीं है, स्केलर नहीं है, 0 वेक्टर है। मतलब हम इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से इसे और दिखा लो तो ये है समेशन अल्फा आई वी आई आई रनिंग फ्रॉम 1 to n, इनसे हम 0 वेक्टर बना रहे हैं। दिस इंप्लाइज अल्फा आई इक्वल टू 0, मतलब सब 0 होने चाहिए, α1 इक्वल टू α2 इक्वल टू α3 एंड सो ऑन αn, सब 0। ये 0 कौन सा है, स्केलर वाला, फील्ड वाला। मतलब यदि तुमने S के अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन 0 के बराबर किया, 0 वेक्टर किया, तो वो एक ही पॉसिबिलिटी आप पे बचनी चाहिए, दिस इंप्लाइज, एक ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि वो सब एलिमेंट 0 है। कौन से, स्केलर वाले। मतलब V के अवयवों से और किसी तरह 0 नहीं बनना चाहिए, और किसी तरह 0 नहीं बनना चाहिए। जैसे मैं अभी एग्जांपल दूं आपको छोटा सा, कि आपको V दे रखा है मैंने r² ओवर r, आपको पता होगा, मैंने खूब बताया है आपको, 2 डायमेंशनल r² ओवर r, या r क्रॉस r है, r के ऊपर वेक्टर स्पेस बन जाता है, आपको पता है, rn ओवर r भी बन जाता है। अब इसमें मैं आपको एक सेट दे रहा हूं S, जिसमें एलिमेंट हैं 1 0 और 2 0। बहुत सिंपल सा एग्जांपल, इसको नाम दे दिया किसी ने V1, इसको नाम दे दिया V2। आप देख पा रहे होंगे V1 V2 में से 2V1 यदि घटा देते हो आप, इसमें से V2 क्या है, 2 0 -2
इसमें से v1 घटा देते, v1 का दुगना घटाते हो 1 0। कैसे करते हैं 2 का गुणा? 2 0 माइनस 2 0, 2 का गुणा ऐसे ही तो होता है। और 2 0 माइनस 2 0 क्या आता है? 0 0। पहले में से पहला घटेगा, दूसरे में से दूसरा, और ये 0 0 क्या है? उसका जीरो वेक्टर। तो अब क्या देख रहे हो कि आपने v1 और v2 से जीरो वेक्टर बना दिया, और जबकि आपने जो कोफिशिएंट लिए वो यहां तो 1 लिया और यहां क्या लिया है? -2, जीरो तो नहीं लिए। तो ये एक घातीय स्वतंत्र नहीं है। फिर दिस इंप्लाइज एस इज नॉट एल आई सेट। लीनियरली इंडिपेंडेंट को शॉर्ट में एल आई बोलेंगे और लीनियरली डिपेंडेंट को शॉर्ट में एल डी बोलेंगे। सेट है तो एल डी सेट, वेक्टर्स हैं तो एल डी एल आई वेक्टर्स, एल डी वेक्टर्स, जो भी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि कोई भी सेट नॉन एम्प्टी और फाइनाइट हो उस वेक्टर स्पेस का, किसी का भी, तो वो एल आई सेट कहलाएगा। यदि आप उन वेक्टर से जीरो बनाते हो तो केवल एक ही पॉसिबिलिटी आप पे बचे, उनका यदि आप रैखिक संचय लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो वेक्टर बनाने का प्रयास करते हो तो आप पे बस एक ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, सब जीरो हो। अच्छा, ऐसा मना भी नहीं कर सकते कि साहब सब जीरो लेने, जरूरी नहीं जीरो बने, जीरो तो बनेगा ही, सब जीरो लोगों तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो। लेकिन कभी कभी दिक्कत ये हो जाती है कि जीरो लेने पे तो जीरो बनेगा ही, लेकिन बिना जीरो लिए भी जीरो बन जाता है, ये इंप्लाई नहीं कर पाता। अब देखना कहाँ इंप्लाई कर रहा है, मैं कह रहा हूँ 1 इंटू v2 माइनस 2 इंटू v1 जीरो आ रहा है। या तुम इंप्लाई कर रहे हो कि v2 का कोफिशिएंट जीरो है, v2 का कोफिशिएंट तो 1 है, और या v1 का कोफिशिएंट तो -2 है, तो तुम कर रहे हो इंप्लाई? नहीं कर रहे। हालांकि तुम इनको जीरो जीरो लोगे तो जीरो ही आएगा, लेकिन इंप्लाई इसमें बहुत बड़ा महत्व है। ये इंप्लाई, ये बात ये प्रदर्शित करती है दिस इंप्लाइज। ये इंप्लाइज का मतलब होता है इस बात से निकलता है और कुछ नहीं, नहीं तो फिर और लगाते हैं और। समझ पा रहे हो? कोई भी ऐसे लिख रहा है कि ये स्टेटमेंट है P, दिस इंप्लाइज Q, मीन्स यही है कि इसके होने पे ये होगा, है ना। और ये पूरा पूरा इंप्लाई, जिससे मतलब कि ये ही होगा। अगर कोई और केस है तो वो लिखना पड़ता है, जैसे Q और IS मान लो हो, तो या तो P स्टेटमेंट के होने पे दिस इंप्लाइज या तो Q होगा या S होगा। ऐसा नहीं सर कि सर Q कभी कभी होता है तो ये लिख दो ना। तो ये इंप्लाई कहाँ हुआ? मैं तो बिना जीरो के भी बना रहा हूँ जीरो, तो क्या इंप्लाई हुआ है? क्या आप अल्फा 1 B1 अल्फा 2 B2 अल्फा n Bn जीरो ले रहे हो तो क्या जीरो ही आ रहे? नहीं आ रहे। तो इसका बड़ा मतलब है कि वो सब जीरो ही आए। आपके पास एक ही पॉसिबिलिटी होनी चाहिए जीरो बनाने की कि सबको जीरो ही ले लो, और कोई तरीका यदि आपको नहीं मिला, यदि तुम ऐसे कहते हैं नॉन ट्रिवियल, इसे कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं पता है? ट्रिवियल कॉम्बिनेशन, जिसमें सब स्केलर्स क्या लिए गए हों? जीरो। तो ऐसे भी बोलते हैं बहुत से लोग कि उन वेक्टर्स का नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन यदि जीरो बन गया। ट्रिवियल कॉम्बिनेशन कैसे बोलेंगे? सब वेक्टर जीरो, सब स्केलर जीरो ले लिए, तो उस टाइम पे तो जीरो बनेगा ही, चाहे तुमने कुछ भी ले रखा है, चाहे 100 वेक्टर हैं, चाहे 50 हैं, चाहे 200 हैं। तो यदि जीरो गुणा जीरो गुणा जीरो सब वेक्टर में, इसमें जीरो गुणा करोगे जीरो आएगा, इसमें भी जीरो गुणा करो जीरो आएगा, इसमें जीरो गुणा करो जीरो आएगा, और जीरो 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 जोड़ेंगे तो जीरो ही आएगा। उस केस की बात नहीं कर रहे हम कह रहे हैं कि यदि आप बिना जीरो के भी जीरो बना पाए, कुछ में जीरो ले लो, एटलीस्ट एक तो हो नॉन जीरो, यहां तो सब जीरो दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। उस केस की बात अभी हम करने वाले हैं। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसे भी बोलते हैं कि इन वेक्टर्स का एक नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन यदि जीरो है, एक नॉन ट्रिवियल लीनियर कॉम्बिनेशन यदि जीरो है, तो फिर वो वेक्टर एलाई नहीं होता, क्योंकि एलाई कब होगा? जब ट्रिवियल कॉम्बिनेशन ही अकेला हो जो जीरो वेक्टर बनाए, ठीक है, अकेला। अब बात कर लेते हैं एलडी की। तो यहां तक तो सेम करोगे, है ना। अब मैं लिखता हूं एस एक घातीय परतंत्र कहलाता है। समझ लेना इसे ढंग से। ये अभी जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं तो ये हमें बहुत सिंपल सा लग रहा होता है, लेकिन ये काफ़ी महत्व रखता है लीनियर अलजेब्रा में, और बहुत टिपिकल भी हो जाता है धीरे धीरे। मतलब जैसे जैसे हमें इसकी आवश्यकता पड़ती चली जाएगी, ऐसे ऐसे आपको ये कठिन भी लगता चला जाएगा समय के अकॉर्डिंग। अभी आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको लग रहा है कि सिंपल है, ठीक है, डेफिनेशन आएगी खत्म, तो अगली आ जाएगी तुरंत। ऐसा नहीं है, ये बेस चल रहा है पूरे लीनियर में, ये तो काम आना ही आना है, हलेगा भी नहीं इसके अलावा कुछ भी, सब कुछ में यही चलता रहेगा। तो एस एक घातीय परतंत्र कहलाता है यदि देयर एग्जिट, अब देखो मैं बदल रहा हूं, देयर एग्जिट
अल्फा 1 अल्फा 2 एंड सो ऑन, अल्फा n बिलोंग्स टू f, और मैं लिख रहा हूं सभी अल्फा i जीरो नहीं। सभी अल्फा i जीरो नहीं, मतलब ऑल अल्फा i आर नॉट जीरो। सब जीरो नहीं है, कोई तो एक है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कम से कम एक अशून्य, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो, ऐसे भी लिख सकते हैं। या सभी अल्फा i जीरो नहीं, इसका भी मतलब यही है कम से कम एक तो नॉन जीरो है। सब जीरो नहीं है मतलब क्या है, कम से कम एक तो नॉन जीरो है। या फिर ऐसे लिख लो कम से कम एक नॉन जीरो, एटलीस्ट वन इज नॉन जीरो। ठीक है, ऐसे मिल जाने चाहिए फील्ड में, सच दैट कैसे कि मैं n के लीनियर कॉम्बिनेशन से अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 एंड सो ऑन अल्फा n vn इक्वल टू जीरो वेक्टर बनाता हूं, बस खत्म। कि मतलब एलडी जब बोलेंगे जब ऐसे वेक्टर मिल जाए। अब तुम्हें मत कहना सर 0 0 0 मिल जाए, तो 0 0 0 तो हमेशा ही मिलेंगे। 0 v1 0 v2 और 0 vn तुम करोगे तो वो तो जीरो वेक्टर आना ही आना है, उसमें तो कोई शक और संदेह है ही नहीं। एक हम कह रहे हैं देयर एग्जिट मिल जाए, ऐसे मिल जाए। तुम ये कहोगे सर देखो 0 0, तुम ये जीरो कॉम्बिनेशन ले रहे हो और देखो इनको जीरो ले सकते हो आप, तो कर दें अलाई? नहीं, इनको जीरो ले सकते हैं वो अलग बात है। मैंने फिर मैं यही समझा के आया, एम्प्लाई करना चाहिए, या ये तो जीरो ही आनी चाहिए, कोई और केस नहीं बचना चाहिए। या फिर उसको ऐसे समझो कि कोई और भी मिल रहा है क्या, देयर एग्जिट, इस प्रकार विद्यमान हो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, इसीलिए इसमें लगा दिया कोई तो एक होगा जो नॉन जीरो हो, नहीं तो फिर ये सब जीरो हो गए तो फिर तो यही केस बनना है। ठीक है, फिर तो हम कुछ नहीं कह पा रहे ना एल आई ना एल डी। 0 0 0 लेकर जीरो बना देने से कुछ नहीं होता, ना तो एल आई ना एल डी, वो तो बनना ही बनना है। इसको जीरो वेक्टर बनाने से लीनियर कॉम्बिनेशन को, और तुम इन सबको जीरो इंप्लाई ये प्रूव कर देते हो कि हाँ ये सब जीरो ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं है, तब तो एल आई। और यदि कोई नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो कॉम्बिनेशन भी तुम ढूंढ लाते हो, नॉन ट्रिवियल जिसे बोलते हैं, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, जिसमें कोई तो है जो नॉन जीरो नहीं है, वो जीरो नहीं है, सच दैट के इस प्रकार के उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से जीरो वेक्टर बन गया है, तब इस सेट को हम बोलते हैं कैसा, एलडी सेट। कैसा सेट बोलते हैं, एलडी, एक घाती परतंत्र, लीनियरली डिपेंडेंट। जैसे मैंने ये एग्जांपल दे रखा है, इसमें आपने 1 0 और 2 0 लिया है, तो इसमें v2 माइनस 2 v1, तुम कह सकते हो देयर एग्जिट 2 और माइनस 1 1 और माइनस 2 बिलोंग्स टू, हमने फील्ड में आर ले रखा है, सच दैट कि v2 माइनस 2 v1 कर रहे हो तो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है इनमें से एक तो नॉन जीरो, कम से कम दोनों ही नॉन जीरो है, हमें तो घर कम से कम एक नॉन जीरो चाहिए, तो दोनों नॉन जीरो है, तो ये सेट कैसा है फिर, अभी तो आ रहा था नॉट एल आई, तो दिस इंप्लाइज इट इज एल डी। ठीक है, अच्छा ऐसा नहीं होता कि कोई सेट एक साथ एल आई एल डी हो जाए, तो इसमें संदेह नहीं करना आपको, और ऐसा भी नहीं होता कि कोई सेट एल आई नहीं हो और एल डी भी नहीं हो, मतलब दोनों से बच भी नहीं सकता और दोनों हो भी नहीं सकता। आप ये प्रूव कर देते हो ये नहीं है तो फिर पक्का यही है, और ये प्रूव कर देते हो ये नहीं है तो पक्का यही है। आपने यदि प्रूव कर दिया ये है तो पक्का फिर ये नहीं है, और आपने ये प्रूव कर दिया ये है तो पक्का फिर ये नहीं है, मतलब एक को चेक करने के बाद दूसरे की जरूरत बचती नहीं है। वैसे वो यदि आ गया है तो दूसरा आएगा नहीं, और वो यदि नहीं आया तो फिर दूसरा आएगा ही, कोई इसमें दोहराए नहीं है। ठीक है, इसमें काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप जैसे करोगे ना, एग्जाम्पल 1 2 3 ये तो बहुत छोटे छोटे दे रखे हैं, और एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी काफ़ी हैं इसके। जैसे इसमें आपको समीकरण सॉल्व करने पड़ेंगे ना, और उन समीकरणों को सॉल्व करने में जितना आप दिमाग लगा पाओगे वो इतनी आप आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। जैसे क्वेश्चन है आर क्यू के सदस्य दे रखे हैं 1 2 0 0 3 1 और -1 0 1, इसे v1 मान लो, इसे v2 और इसे v3, और ये कह रहा है सिद्ध कीजिए ये एक घाती स्वतंत्र है, मतलब एल आई है ना, सेट है तो एल आई वैक्टर्स बोलेंगे, वो वेक्टर हैं तो ये, और यदि इनका सेट बना दूं मैं v1 v2 v3 का एस सेट बना दूं तो उस सेट को फिर एल आई सेट बोल देंगे। तो एल आई वैक्टर्स बोलना, एल आई सेट बोलना वो कॉमन बात है, उसमें कोई दोहरा मत करना। ठीक है, अब मुझे प्रूव करना है कि एल आई है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले
माना अल्फा बीटा गामा, 3 वेक्टर है ना, तो 3 में ऐसे ये आर क्यू के हैं तो आर क्यू किस पे वेक्टर स्पेस बनती है, आर पे, तो फील्ड के एलिमेंट लूंगा। इस प्रकार है कि सच दैट, किस प्रकार कि अल्फा का गुणा करूं V1 में, बीटा का गुणा करूं V2 में, गामा का गुणा करूं V3 में, तो 0 वेक्टर आ जाएगा। ये मेरा काम है। अब मैं इसे 0 लेकर मेरे पास एक ही रिजल्ट आना चाहिए, दिस इंप्लाइज अल्फा भी 0 है, बीटा भी 0 है, गामा भी 0 है, तब तो मैं इसे एल आई बोलूंगा। यदि मेरे पास इसके अलावा कोई और केस है और मैं सबसे पहले प्राथमिकता उस किसी और को ही दूंगा, कहीं तुम्हें को सर देखो इंप्लाई हो गया, लो 0 0 0, मुझे भी पता है इनको 0 0 0 लेके तो 0 आंसर आएगा ही, इसमें तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, ये तो मुझे पता ही है कि 0 0 0 लेके तो 0 ही आएगा। पर मेरी कोशिश ये है कि कहीं कुछ और भी तो साइड ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना है इनका, जैसे ये लेके 0 बन जाए, ठीक है। फिर तुम ये मत कहना सर देखो 0 0 0 लेके भी तो बनना है, तो इंप्लाई कर दो 0 0 0 और कह दो एल आई। उसी बात से बार बार बचा रहा हूं कि 0 0 0 लोगे तो कॉम्बिनेशन तो बनेगा, लेकिन वहां हमारा टास्क ये है नहीं एल आई में। हमारा एल आई में टास्क ये है कि इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं हो। तो 0 0 0 लेने से 0 वेक्टर बन रहा है, इसमें यह बात कहीं साबित नहीं हो रही है कि इसके अलावा कोई और लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं होगा, हो सकता है खूब हो, ठीक है। तो देखो ये है ना। अब मैं क्या करता हूं, अल्फा V1 का मान कितना है 1 2 0, ये एग्जाम्पल नंबर है, ये 2, थ्योरम 19 के बाद है एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकंड, वहां से 1 2 0। बीटा V2 क्या है 0 3 1 और गामा V3 क्या है -1 0 1 इक्वल टू 0 वेक्टर। आर क्यू का 0 वेक्टर कैसा होता है 0 0 0 0 i 0 j 0 k, वही तो है आर क्यू 3D वाला। तो हम इसमें बस ऐसे लिख देते हैं ब्रैकेट लगा के, कॉमा कॉमा, आई जे के नहीं लगाते, ये आ गया। कैसे करते हैं, अल्फा का गुणा तीनों में हो जाएगा, या बीटा गुणा तीनों में हो जाएगा, या गामा गुणा तीनों में हो जाएगा। अब अल्फा का गुणा यहाँ 1 में कर लेंगे, यहाँ हो गया, और 2 अल्फा 0, या बीटा 0 3 बीटा बीटा, और या गामा माइनस गामा 0 गामा 0 0 0। दिस एम्प्लाइज, अब करो पहला टर्म अल्फा है, दूसरा यहाँ 0 है, और तीसरा है माइनस गामा है, तो पहले जुड़ेंगे, पहली जगह पर रख जाएंगे, दूसरे जुड़ के दूसरी जगह पर 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, ये आ गया 0, है ना, ये 0 ये बीटा और ये गामा इक्वल टू 0 0 0। तो दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस गामा 0, पहला पहले के बराबर करोगे, दूसरा दूसरे के बराबर करोगे 2 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 0, और तीसरा तीसरे के बराबर करोगे बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0, ठीक है। अब इन समीकरणों को सॉल्व करोगे, ऐसा हो सकता है इन समीकरणों के आंसर नहीं आए, सॉल्यूशन एग्जिस्ट ना करे। बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि इनका आंसर एग्जिस्ट ना करे? कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आपने यहां 0 वेक्टर लिया है और यदि आप यहां ऐसे 0 वेक्टर, ये 0 जो भी वेक्टर होगा उसमें ऐसे करके लाए हो, तो ये जो इक्वेशन आएंगे यहां ऐसी तो पॉसिबिलिटी बन ही नहीं सकती कि इनके आंसर नहीं मिले। आंसर तो मिलेगा। अब और ये का आंसर ये भी है, ये आंसर आपको पहले से ही पता है, अल्फा 0 बीटा 0 गामा 0। तो इसलिए इसमें तो संदेह ही नहीं है कि आंसर नहीं मिलेगा, आंसर तो मिलेगा। बहुत ढंग से समझना है एलआईएलडी को। इन समीकरणों को सॉल्व करके मुझे अल्फा बीटा गामा चाहिए। ये खास सी बात है कि 3 समीकरण 3 वैल्यू चाहिए, तो मैं आसानी से निकाल भी दूंगा। और ऐसा हो नहीं सकता कि इसका आंसर एग्जिस्ट ना करे, आंसर तो पक्का मिलेगा। और मतलब पक्का मिलना मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये तो मेरे पास है ही है, कोई और नहीं मिला। तो अब मेरी कोशिश ये है कि इनको मैं सॉल्व करूं और वैल्यू निकालूं। यदि वैल्यू यही आती है तो देन ओके कि हाँ ऐसा लीनियर कॉम्बिनेशन तभी बन सकता है जब इनको 0 0 0 लें, तभी ये 0 आ सकता है। तो फिर हम कहते हैं कि ये ट्रिवियल कॉम्बिनेशन ही है जो 0 वेक्टर बना पा रहा है, नहीं तो कोई और कॉम्बिनेशन ऐसा नहीं है नॉन ट्रिवियल। और नॉन ट्रिवियल कॉम्बिनेशन नहीं मिलता तब हम कहते हैं कोई एलडी नहीं है, फिर कैसा है एलआई।
बस इनको सॉल्व करो तो यहाँ से एक तो मुझे मिल रहा है अल्फा इक्वल टू गामा, या ऐसे कह लो यहाँ से एक तो पहला मुझसे मिल रहा है मुझे गामा इक्वल टू अल्फा, और यहाँ से गामा इक्वल टू मिल रहा है माइनस बीटा। इसमें रख दो, इसमें अल्फा और बीटा ही है बस। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू गामा, चलो ऐसे कर लो, गामा इक्वल टू माइनस बीटा। ठीक है, इन दोनों से यहाँ गामा है यहाँ गामा है, दिस इंप्लाइज और दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। एक समीकरण ये आ गया, एक ये आ गया 2 अल्फा प्लस 3 बीटा। तो इसको फर्स्ट सेकंड ये थर्ड बना लो। तो ये तो मैंने लिखा है फर्स्ट से और ये लिखा है थर्ड से, तो इनसे इंप्लाई हो गया और ये समीकरण बन गया 4। आपके पास 4 है और 2 है, ये भी अल्फा बीटा का है। तो इसमें देख लो यहाँ 2 अल्फा है वहाँ अल्फा है, तो उसमें 2 का गुणा करके इसमें से घटा देंगे। तो 4 में 2 का गुणा कर 2 में से घटाने पर, तो 2 में से घटाओगे 2 अल्फा, वहां 2 गुणा करोगे 2 अल्फा, तो 2 अल्फा से 2 अल्फा तो हट जाएगा। यहां बचा है 3 बीटा और उसमें है 2 बीटा, 2 का गुणा करोगे तो इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज बीटा इक्वल टू 0। यहां से बीटा इक्वल टू 0 इससे रखोगे तो गामा इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0, और गामा इक्वल टू 0 यहां से करोगे तो ये इसमें करते चलो, बीटा ये 3 से आ गया गामा इक्वल टू 0, तथा 1 से 1 में गामा 0 रखोगे तो अल्फा भी क्या आ जाएगा 0। तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करने से ये तात्पर्य नहीं निकला कहीं तुम ये सोच रहे हो कि सर जी ये तो मैं पहले ही पता था ये 0 0 0 आएंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है 0 0 0 तो आएंगे ही और 0 वेक्टर तो बनेगा ही। हम इस काम के जरिए ढूंढते हैं कहीं इनकी और कोई वैल्यू तो नहीं है, इसे सॉल्व करेंगे और इनकी हमें और कुछ भी वैल्यू मिल सकती थी यदि ऐसा पॉसिबल होता तो वो तुम्हें वहां डायरेक्ट नहीं देखेंगे। कहीं तुम ये सोचोगे सर जी 0 0 0 पे 0 आ ही रहा है, कह दो LI 0 0 0 पे तो 0 आएगा ही, उससे LI LD का कुछ निष्कर्ष नहीं है। मतलब है उनसे इक्वेशन बनाओ, वहां से आप स्केलर्स की वैल्यू निकालो, यदि वो तब 0 0 0 ही आई, मतलब और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तब हम पक्का कहेंगे कि इन वेक्टर से 0 वेक्टर केवल तभी बन रहा है जब इन तीनों को 0 लिया जाए, है ना। दिस इंप्लाइज, यदि तुम ये वेक्टर्स लिख रहे हो तो ऐसे लिख दो LI सदिश हैं, और यदि सेट बना के लिख रहे हो तो इट इज एन LI सेट, सेट बन जाएगा ऐसे S। ठीक है, तो आप इसके सारे एग्जांपल क्वेश्चन करिएगा LI LD के, बहुत सिंपल सिंपल हैं। कुछ मैट्रिसेज भी होंगी, उन पे भी डिपेंड है, उनको करना बारीकी से, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा सब में, और आपने बैठ के मेहनत करोगे तो तुम्हारा ज़्यादा क्लियर होगा और तुम्हें अच्छा लगेगा, हाँ तुम LI LD सीख चुके हो। ये लीनियर अलजेब्रा की पहली सीढ़ी मानी जाएगी, हाँ तुम इतना सीख चुके हो। ठीक है, LI LD भी यदि आप किन्हीं वेक्टर्स के चेक करना चाहते हो तो ये अपने आप में बहुत बड़ी क्षमता है, तो कीजिए। इनकी मैं अभी तुम्हें एक और शॉर्ट मेथड भी बता दूंगा, पर वो थोड़ा सा अभी तुम्हें बस ये समझना पड़ेगा कि आया कैसे, वो नहीं बता पाएंगे, बस बता दूंगा कि ऐसे है। ठीक है, बाकी फिर हम मैट्रिसेज पढ़ेंगे तब वहाँ देखेंगे कि कैसे हमने इतनी जल्दी बताया। ठीक, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।